ओके, सबसे पहले चीज, ब्लेस यू। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, वी वर लुकिंग एट द मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेस रिस्पांस एंड द ग्रुप डिले ऑफ अ फिल्टर। ठीक है, वो चीज़ें आई वांटेड टू सजेस्ट यू कि आप लोग जो ये वाली बुक है इससे पढ़ना शुरू करें, विच इज़ डिजिटल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग। इसका वर्जन 3 है मेरे पास। इसमें जो यूनिवर्सिटी में रह चीज़ें हैं, गई है, सॉरी, हमारी बुक यूनिवर्सिटी में रह गई है। यू विल हैव द डिजिटल कॉपी। आई गेस वर्जन 3 डिजिटल अवेलेबल नहीं था। इफ यू हैव बिल्कुल इट, कुड यू काइंडली ईमेल इट? मेरे पास हार्ड कॉपी है। ओके, आपकी, चलें इसके बाद कांटेक्ट मी, अगर आपकी बुक कॉलेज में रहेगी, वी कैन गेट इट फॉर यू, इट्स नॉट अ बिग डील। थैंक यू। खैर, अगर किसी और की बुक है तो प्लीज़, या कोई चीज़ें रहती हैं कॉलेज में, आप मुझे बता दीजिए, वी कैन गेट देम कलेक्टेड फॉर यू। कुछ लोगों के लैपटॉप्स वगैरह रहते थे या चार्जर रहते थे, तो वी हैव गॉटन देम। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा। एनीवेज, इसका चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ट्रांसफॉर्म एनालिसिस ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो बुक 3 आपके पास नहीं है, वर्जन 3 इसका नहीं है, तो इट्स फाइन, यू कैन जस्ट गो थ्रू दी एडिशन 2। आई थिंक सेम ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। जस्ट लुक फॉर इट के जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, हो सकता है उसका चैप्टर नेम डिफरेंट, नंबर डिफरेंट हो। चैप्टर नेम विल बी सेम, ट्रांसफॉर्म एनालिसिस ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो आप सिंपली उसको पढ़ सकते हैं, वेदर इट्स चैप्टर नंबर 5 और नॉट। मुझे एग्जैक्टली या पेज नंबर मैं जो आपको बताऊंगा वो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो। सो द पेज नंबर ऑन दिस बुक दैट आई गॉट इज 287, जो कि 288, जो कि टाइम एनालिसिस ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स है। ये जो मैंने भी आपको चैप्टर बताया है इसके बारे में, और इसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, या जो हम चीज़ों को आज भी करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दी हुई है। तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू द बुक एंड दैट विल रियली हेल्प टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। रीज़न बीइंग कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट दैट, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो इस वजह से यू नीड टू गो थ्रू द रिगर ऑफ रीडिंग द बुक एंड लुकिंग एट द एग्जाम्पल्स के आपको पता चले कि अच्छा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एंड व्हाट डू यू रियली मीन बाय ग्रुप डिले, और इसकी सारी चीज़ों को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, ये वाली हम लोगों ने आपको स्लाइड में दिखाई थी, ये वाली फिगर, कि इस तरीके से ग्रुप, एक अगर आप सिग्नल बनाएं उसको फिल्टर से पास करें तो उसमें किस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, और ये हमें एंड में आपको दिखाया था। जस्ट मैं आपको दिखा से जैसे रहा हूँ कि ये वाली जो पिक्चर्स हैं जो कि हमने आपको स्लाइड्स में दिखाई थी, ये हम लोगों ने बुक से ही ली हुई हैं, तो इट शुड बी क्वाइट इजी फॉर यू टू गो थ्रू दैम। अच्छा, ये चैप्टर, ये एटलीस्ट ये वाला टॉपिक जो है, दैट गोज टू पेज नंबर 302, सो दैट मेक्स इट अराउंड 14 पेजेस। So please go through these topics or these pages of the book. That will really help you understand this topic. आज मैं क्या करूँगा, आज मैं कुछ चीज़ों को जो हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी उनको काफ़ी जल्दी से रिकैप करूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ कोड दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको एक सिग्नल को, जिस तरीके से आपको बुक में एग्जांपल में हमने दिखाया है कि एक सिग्नल को आप फिल्टर करें तो उसके ग्रुप डिले की, उस फिल्टर के ग्रुप डिले की वजह से क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो चीज़ें हम आपको एक्चुअली करके दिखाऊंगा कि मैटलैब के अंदर अगर आप सिग्नल को इन्वॉल्व करें तो उसके साथ हो क्या रहा होता है। ठीक है, ये सिर्फ कुछ थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिकैप होगा, प्लस आई शो यू सम कोड। अच्छा, इससे पहले कि वी स्टार्ट ऑफ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, so I would like to take the questions before we go any forward. जी, any questions? No questions? No sir, I guess. आज के लेक्चर से फिर should we start off? Yes sir. Okay. अच्छा, in any case, अगर आपको किसी टाइम पे भी if you feel like you have a question, there is something that you want to ask, प्लीज़ स्टॉप मी, ताकि मैं उसका पे ब्रेक करके आई कैन एड्रेस क्वेश्चन। और अदरवाइज अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन, यू फील लाइक ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं पहले भी आप लोगों को 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ
इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने टेकअप नहीं किया। एक हुजामा ने किया था, ही आस्क्ड मी कपल ऑफ टाइम कुछ क्वेश्चन जो कि क्वेरीज थी, ही वांटेड टू क्लैरिफाई, वो इन्होंने पूछी थी। इसके अलावा और अभी तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा। बट इन एनी केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू हैव माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, सो लास्ट टाइम जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस। Yes, sir. अच्छा, ये जो मेरे पास भी नोट्स हैं, ये तो कुछ अभी तो मैं सिर्फ इसको एज अ वाइट बोर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए होते हैं। आई विल शेयर दोज नोट्स विद यू, ताकि आप लोग, जिस तरह मैंने पहले भी किया था, ताकि आप लोग अगर कुछ चीज़ों को, जिस तरीके से मुझे थोड़ी सी, मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, यू कैन गो थ्रू दैम। आई एम श्योर आप लोग अपने भी कुछ नोट्स बनाते होंगे, बट इफ दे आर हेल्पफुल टू यू देन गुड फॉर यू। अच्छा, ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं कि whenever you have a signal, let's call it x of n, we convolve it with a filter जिसको हम h of n कहते हैं, and the output that we get is called y of n। और इसको हम लिखते इस तरीके से हैं कि x of n is convolved with h of n to get y of n। इसको हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा था कि h, this is y e raised to power j omega is actually x e raised to power j omega multiplied by h e raised to power j omega। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, so every complex number has two parts, e raised to power j omega, which is the magnitude, and then the phase or angle, which is, we can write it like this. Let's say okay, this is your phase and this is your magnitude. So every complex number has a magnitude and a phase. So we need to know कि जब आप दो numbers को multiply करेंगे which are complex numbers, so x is a complex number, h is a complex number, how do we get the result? So we need to just remember this thing कि जब भी आप दो complex numbers को multiply कर रहे होते हैं, तो जो resultant number आता है, the magnitude is equal to the magnitude of x e raised to power j omega magnitude multiplied by h e raised to power j omega magnitude. So the magnitude gets multiplied by the magnitude, and angle जो है वो, it's the summation of the two angles, j omega plus। अच्छा, ये चीज़ें हमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से इन चीज़ों का पता है कि दिस इज आवर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द फेज। कि जब आप करेंगे तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद द मैग्नीट्यूड एंड फेज गेट्स एडेड अप। अच्छा, ये चीज़ें हम लोग पहले से चीज़ें देख चुके हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों ने मैग्नीट्यूड पे इससे पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ, लेकिन फेज को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एड्रेस नहीं किया हुआ। सो अब हम लोग उसको थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे अगली जो चीज़ एक चीज़ आती है वो आती है, हम लोगों ने देख चुके हैं कि वी कैन ऑलवेज राइट दीज फिल्टर्स एज अ डिफरेंस इक्वेशन। सो वी से के y of n minus k, this is equal to summation b of k x of n minus k। so this is a difference equation जिसके थ्रू हम लोग जो है किसी भी फिल्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। so I can say कि h of z और h of e raised to power j omega is b k z raised to power minus k divided by a k z raised to power minus k। okay, well this is summation और ये भी हमें पता है कि these are actually our zeros and these are actually our पोल्स। ठीक है, ये जो भी डिफरेंस इक्वेशन बनती है, इसकी जो रूट्स हैं दे मेक द पोल्स, और जो न्यूमरेटर में है जो भी डिफरेंस इक्वेशन बनती है, इसकी जो रूट्स हैं दे मेक द जीरोस ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है, वो पॉइंट्स यहाँ पे आपका उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो या जीरो हो रहा होगा या मैक्सिमाइज हो रहा होगा। दे आर द वंस दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द जीरोस एंड पोल्स। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम इससे पहले भी खैर पढ़ी हुई है,
वो ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आपके पास कोई मोबाइल ट्रांसमीटर है, ठीक है, तो ये आपका बेस ट्रांसमीटर है, हमने जस्ट गोइंग टू राइट इट एज अ बीटी। और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि आप अपने घर पे बैठ के जिसको आप सुन रहे हैं, ठीक है। इस मोबाइल फ़ोन के पास इस बेस ट्रांसमीटर से सिग्नल जो है वो एक ऑप्शन ये है कि वो डायरेक्टली इसको आएगा, प्लस हमने देखा था कि ये इसको बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शन से भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ तो मेरे पास हो सकता है डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से सिग्नल आ रहा हो, कुछ खिड़की से सिग्नल आ रहा हो, कुछ दरवाजे से सिग्नल आ रहा हो, कुछ जो मेरे रूम के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल आ रहा होगा। तो मेरे पास बहुत सारी कॉपीज आ रही होती हैं। इसको क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड द चैनल डिस्टॉर्शन। ये जितनी भी डिस्टॉर्शन आती है दिस इज कॉल्ड चैनल डिस्टॉर्शन। अब इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन ने जो एक्चुअली ऑडियो वॉइस आ रही है उसको सेपरेट करना है। सो व्हाट इट डज कि इस वाले सारे सिस्टम का एक मॉडल बनाता है विच इज कॉल्ड एच ऑफ जी, ठीक है। अब उसका काम क्या है कि इसका एक वो इन्वर्स मॉडल बनाएगा, एंड इन्वर्स मॉडल विल बी कॉल्ड एच इन्वर्स ऑफ जी, ठीक है। जब एच इनपुट में क्या हो रहा है कि आपका एच ऑफ जी जो आ रहा है दैट इज गेटिंग कन्वॉल्व विद, सो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन विल से कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है विद एक्स ऑफ जी। हम करना क्या चाहेंगे, एच इनवर्स जी से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन फ्रीक्वेंसी डोमेन और दैट मीन इन टाइम डोमेन आप इसको कन्वॉल्व करेंगे, सो यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ द चैनल डिस्टॉर्शन, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने एग्जांपल पहले से पढ़ी हुई है, सही है। रिमेंबर दिस थिंग जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। कैन समबडी से यस? यस सर, बट sir. सर जो आपने कहा है, सर जो आपने Good. कहा कि ये चैनल का रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे, ये कैसे करेंगे? सॉरी, चैनल क्या फाइंड करेंगे? एच ऑफ एच, ये एच ऑफ जी जो जी एच ऑफ एस जो है वो कैसे फाइंड करेंगे अच्छा, वो भी डिस्टॉर्टेड अपने सिग्नल का? मॉडलिंग ऑफ अ सिस्टम नहीं पढ़ा ना अभी, वो हमने एच ऑफ जी नहीं पढ़ा हुआ। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपको एच ऑफ जी गिवन हो तो हम एच इनवर्स ऑफ जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एच ऑफ यस इनवर्स जी अभी हम लोगों ने कि इसकी मॉडलिंग किस तरीके से की जाती है वो हमने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि एच ऑफ जी कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सी कि हम लोगों ने फॉर वन वे और अनदर हमने एच ऑफ जी मॉडल कर लिया, ठीक है। हमने अपने सिस्टम की चैनल की डिस्टॉर्शन मॉडल कर ली और ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा होता है बिकॉज जस्ट थिंक ऑफ इट कि आपका मोबाइल फ़ोन आप सिर्फ स्टैटिकली नहीं सुन रहे होते बल्कि आप मूव भी कर रहे होते हैं, आप गाड़ी पे भी जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं यू विल बी गोइंग एट क्वाइट अ हाई स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, तो उसे कॉन्स्टेंटली ये वाला मॉडल जो होता है ना वो अपडेट करना होता है। लेकिन अभी वो मॉडल कैसे बनाता है वो हमने नहीं देखा। ऑल दैट वी हैव गिवन इज कि हमें एच ऑफ जी पता है, सिस्टम मॉडल पता है कि किस तरीके से जो है वो चैनल डिस्टॉर्शन को मॉडल किया जा रहा है। So if we know h of z, so what we can do is we can simply calculate 1 over h of z, which is basically this thing is, मेरा बेटा आ गया बेबी, थोड़ी देर बात करें, हम बाबा क्लास कर रहे हैं। पापा ये खोल दो, ये भी मैं थोड़ी देर में खोल देता हूँ ना आपको, अभी नहीं खोल के दे सकता ना, प्लीज थोड़ी देर Hi, में, sir Ali, baby. 10 मिनट्स। चलो दरवाजा बंद कर चुका, थैंक यू। सॉरी, घर में रहने के ये होते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एच इनवर्स ऑफ सी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल एज इनवर्स ऑफ सी। अच्छा, ये मैं बता किस वजह से रहा हूँ, ये मैं बता इस वजह से रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, खैर इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी आप सिस्टम को मॉडल जो भी फिल्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं यू इंश्योर कि आपके पास जितने भी जीरोज आ रहे हैं वो विद इन दी यूनिट सर्कल आ रहे हों, ठीक है। और हमने कहा था कि पोल्स का तो हम ख्याल रखते हैं लेकिन वी रियली डू नॉट केयर अबाउट जीरोस, हम बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करते कि जीरोस कहाँ पे जा रहे हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, 1 ओवर एच ऑफ जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले जो एच ऑफ जी के जो पोल्स थे इस वाले केस में एच इनवर्स ऑफ जी के वो जीरोस बन जाएंगे और जो एच ऑफ जी के जीरोस थे वो इस वाले केस में पोल्स बन जाएंगे, ठीक है। इस वजह से जब भी आप इन्वर्स सिस्टम बना रहे होते हैं, और इन्वर्स सिस्टम आप बहुत सारी केसेस में बना रहे होते हैं जिसमें आप लेट्स से आप ईजी सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो है नॉइज आ रही होती है, या आप किसी और टाइप के सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें आप जो भी डिस्टॉर्शन आ रही है उसको मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जब भी आप इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे सो यू गॉट टू रिमेंबर दिस थिंग, इस वाले केस में जो पहले जीरोस थे वो पोल्स बन जाएंगे।
So you, while designing the system, while you will be designing this h of z, you got to ensure कि आपके पास poles and as well as zeros, all of them are within the unit circle. उसकी वजह ये है कि to certify कि आपका system जो है वो stable and causal रहेगा, तो it is very important कि poles and zeros दोनों के दोनों within unit circle हों, because when you are going to calculate the h inverse of z, आपके जीरोस जो थे वो पोल्स बन जाएंगे। और अगर आपने ये ख्याल नहीं रखा था, फॉर एग्जांपल इस वाले केस में जिस तरीके से ये जीरोस यूनिट सर्कल से बाहर हैं, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू रन दिस सिस्टम फॉर लॉन्ग, बहुत जल्दी जो है वो सैचुरेट करना शुरू कर देगा। ये चीज़ क्लियर होगी है सबको कि ये व्हाट डिड आई रियली मीन बाय दिस थिंग। अगर आई कैन राइट इट डाउन एज एन इक्वेशन एज वेल, शुड आई गो अहेड एंड राइट इट डाउन एज एन इक्वेशन? Yes, sir. Okay, so for example h of z was 1 minus 0.5 z inverse over 1 minus 0.8 z inverse। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक सिस्टम लिख दिया, whatever जो भी सिस्टम था। ये क्या सिस्टम है कि इट हैज अ सम सिंगल पोल एंड अ सिंगल जीरो। अगर मैं इसको एज एन इक्वेशन लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दिस थिंग डाउन एज h of n which is equal to 0.8 z n u of n minus 0.5 0.8 n minus 1 u of n minus 1। अच्छा, ये वाली z ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, तो इट शुड बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से मैं इसकी सिंपल जो है वो डिफरेंस इक्वेशन लिख सकता हूँ। अच्छा, देन आई वांट टू कैलकुलेट माय h inverse of z। h inverse of z is basically 1 over h of z. So what I get is 1.08 z inverse over 1 minus 0.5 z inverse। ठीक है, तो पहले वाले केस में जो मेरे पास जीरोस थे, अब वो पोल्स बन गए। तो पहले वाले केस में जो मेरे पास पोल्स थे, दे हैव बिकम जीरोस। ठीक है, तो अगर मैंने इंश्योर किया था सिर्फ h of z को डिज़ाइन करते हुए कि मेरे पोल्स जो है विद इन यूनिट सर्कल हैं, जीरोस का मैंने ख्याल नहीं किया था, तो इस वाले केस में जब आप उसका इन्वर्स लेंगे तो आपका सिस्टम कैन बी अनस्टेबल। इस वजह से जब आप इन्वर्स सिस्टम्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो यू इंश्योर कि h of z जब आपने डिज़ाइन किया था उसमें पोल्स एंड जीरोस ऑल ऑफ देम वर विद इन अ यूनिट सर्कल। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. गुड, बेहतरीन। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी जो कि हमने कहा था कि जब भी आप कोई भी एक डिफरेंस इक्वेशन लेते हैं, उसकी जब आप रूट्स फाइंड करते हैं, सो यू गेट देम एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर आप कोई भी डिफरेंस इक्वेशन लेते हैं जिसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल हैं, तो उस वाले केस में उनके जो भी रूट्स आएंगे, जिस जगह पे वो सिस्टम आपका जीरो होता है, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं का मतलब क्या है कि जब भी आप इसको अगर ड्रॉ करेंगे, तो लेट्स से मैं इसको यूनिट सर्कल पे ड्रॉ करता हूँ, तो अगर आपके पास एक पोल इस जगह पे आएगा, सो लेट्स से इट्स कम ओवर हियर, which is I can call it as, for example, this is r and this is imaginary, so this is r plus i imaginary। ठीक है, तो जो मेरा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा that will be r minus i imaginary, so it will be exactly at this location। ठीक है, so this theta, if I call this as theta, this will be my negative theta, so that's why इसको कहा जाता है कि they are always in complex conjugate form। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी जो चीज़ें सर शुएब ने डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर आपके पास रूट्स जो हैं, they are, you can represent it as a quadratic equation, so it's a second order difference equation। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इस सिस्टम के सिर्फ दो रूट्स हैं, दो पोल्स हैं, so I can write it down as h of z is equal to 1 over 1 minus r e raised to power j theta z inverse multiplied by 1 over 1 minus r e raised to power minus j theta z inverse। ठीक है, अगर इस वाले सिस्टम को आप लें, विच इज इस वाले सिस्टम को अगर मैं सॉल्व करूं, so this comes out to be 1 over 1 plus r square z raised to power minus 2 minus 2
minus 2 minus r z inverse e raised power j theta plus e raised power minus j theta. इसको आप कंबाइन, इस वाले पोर्शन को आप कंबाइन करके यू कैन राइट इट डाउन एज दिस 1 minus 2r cos of theta z inverse plus r square z raised power minus 2. ठीक है, नाउ इट्स अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन जो आपके पास बॉटम में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन बन रही है, दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन. इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे आपके पास हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस्म के जो है वो रूट्स आ रहे होते हैं. दैट मीन्स कि अगर एक राइट साइड पे आता है तो दूसरे वाला जो है उसके एग्जैक्टली इनवर्स में नेगेटिव इमेजिनरी प्लेन में आ रहा होता है. ठीक है, इसके बाद हमने एक चीज़ का जिक्र किया था कि इफ़ आई हैव अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन जो कि अभी मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है. सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस आर स्क्वेयर आई कैन से कि मेरा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है. उसकी वजह यह है कि इफ़ आर स्क्वेयर इज़ लेस देन 1, इसका मतलब है द रेडियस इज लेस देन 1, तो मेरा सिस्टम जो है वो जो रूट्स हैं, जो पोल्स हैं, दे आर विद इन द यूनिट सर्कल. दैट मीन्स माई सिस्टम विल बी स्टेबल. ये चीज़ डायरेक्टली आप थर्ड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन या फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन या इवन 10th ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते. ये सिर्फ ट्रू है टिल द सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन. इससे आगे के लिए यू नीड टू नो, यू नीड टू डू मैनी डिफरेंट मैथमेटिक्स. अच्छा, इसके बाद हमने क्या कहा था कि लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट समथिंग जो कि हम व्हिच इज रिलेटेड टू ग्रुप डिले. जिसको हमने डिफाइन किया था एज टॉ विच इज माइनस डी बाय डी ओमेगा ऑफ जो भी एंगल है ऑफ एच ई रेज़ पावर जे ओमेगा. ठीक है, ये हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया था. लेट्स सी कि इसका मतलब क्या होता है. आई जस्ट वांट टू गो थ्रू सम एग्जांपल्स और उसके बाद मैं आपको मैटलैब में करके दिखाऊंगा कि व्हाट डू आई रियली मीन बाय दिस थिंग. ये व्हाई आर वी इंटरेस्टेड इन एक्चुअली कैलकुलेटिंग द ग्रुप डिले. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम जो कि 0 minus 1 0 plus 1 minus 1 and we have 4, we have 2, we have 2. So this system I can जो भी मैंने h of z लिखा है या h of n लिखा है इधर, I can say कि this is even and this is symmetric function. ठीक है, why am I calling it an even? Because जो 0 की राइट साइड पे है लेफ्ट साइड पे भी वही है. जो अगर इसको ये इन्वर्स होता, सो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ऑड सिमेट्रिक फंक्शन लिखना चाहता हूँ, सो ऑड सिमेट्रिक वुड हैव बीन 1 and 1. दिस वुड हैव बीन अ ऑड सिमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, क्योंकि 0 की दूसरी साइड पे जो है दैट इज मल्टीप्लाई बाय -1. जिस तरीके से साइन वेव होती है दैट इज ऑड सिमेट्रिक. कॉस वेव जो होती है, कोसाइन जो होता है, दैट इज इवन सिमेट्रिक. Okay, so if I take this even symmetric function which has real coefficients, so I can write this thing down as 2 e raised power j omega plus 4 plus 2 e raised power minus j omega. This is my h of e raised power j omega. ठीक है, so I can very easily say that this is 4 plus 2 e raised power j omega plus e raised power minus j omega. So I can write this down as 4 plus 4 e raised power 4 e raised power नहीं 4 of cosine of omega. अच्छा, ये जो मेरे पास आया, so what I have done is एक मैंने even symmetric function लिया. even symmetric function को मैंने in the form of exponentials लिख दी. ठीक है, जब मैंने इसे in the form of exponentials लिखा, I can see कि इस वाले जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई है, इसके अंदर ओमेगा सॉरी इसके अंदर इमेजिनरी टर्म कहाँ पे है, जो जे वाली टर्म है. डू वी हैव एनी टर्म व्हिच हैज जे इन इट?
कैन समबडी सजेस्ट मी सम कि इस वाले फंक्शन के अंदर जो कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है विच इज 4 + 4 cos ऑफ ओमेगा, इसके अंदर इमेजिनरी वाली टर्म कहाँ पे है? cos नहीं, cos के जीरो अंदर है तो नहीं होगी, जीरो है। हाँ, जीरो है ना, इसमें इमेजिनरी टर्म नहीं है। यस सर। ठीक है, तो व्हाट डू आई मीन कि इवन सिमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर मैं उसको कैन यू हियर मी, क्योंकि मुझे एकदम से मैसेज आया कि ऑडियो शेयरिंग वाज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ एन एरर। नहीं सर, सुनाई दे रहा है, वो सिस्टम ऑडियो ओके, ऑफ होता है, सिस्टम ऑडियो, माइक नहीं ऑटो। दैट इज फाइन। ओके, सो अगर मैंने एक इवन सिमेट्रिक फंक्शन लिया जिसकी रियल वैल्यूड कोएफिशिएंट्स थे, तो उसका जो भी आपका रिस्पांस आता है उसका फेज जो है, सो इफ आई से कि फेज ऑफ h p raised power j omega, somebody has their mic on, उस वो हमेशा रियल आएगा। उसका जो फेज है that will be equal to 0। ठीक है, फॉर अ रियल इवन सिमेट्रिक फंक्शन। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें पता है कि जिस तरीके से मैंने एक फंक्शन लिखा है वो दैट इज एक्चुअली अ रेज्ड कोसाइन फंक्शन, जो कि हम लोगों ने देखा था कि दिस इज माय टाइम डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आई कैन रिप्रेजेंट इट एज अ बॉक्स फिल्टर। ठीक है, तो हम लोग आखिर में जो बैंड पास फिल्टर या इस तरीके से हम लोग जो एंटी एलिसिंग फिल्टर या रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर जो अप्लाई कर रहे थे, इट इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि जो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर अप्लाई किया करते थे दैट इज इवन एंड सिमेट्रिक, इट हैज रियल वैल्यूज, तो उसका जो है वो मैग्नीट्यूड दैट विल ऑलवेज बी रियल, और उसका फेज जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स दे आर कॉल्ड जीरो फेज सिस्टम। Zero phase system because these have phase in all of these systems is always सही है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि एक प्रॉब्लम जो इन वाले सिस्टम्स में आती है। सर यस, अगर जीरो फेज हमने फिजिकली प्लॉट करना हो तो दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस। नहीं, उसका फेज जब आप उसका फेज प्लॉट करेंगे ना, जो कि अभी हम देखेंगे कि हम लोगों ने जो एफडीए टूल फिल्टर डिजाइन टूल था ना, हमें खुद प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम सिर्फ फिल्टर को डिजाइन करेंगे और उसको हम प्लॉट करके कि उसको ऑटोमेटिकली कह देंगे कि यार हमें मैग्नीट्यूड रिस्पांस दिखा दो, मुझे फेज रिस्पांस दिखा दो, मुझे ग्रुप डिले दिखा दो। तो हम ये अभी करके देखते हैं हम लोग ये चीज। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, इन वाले जो जीरो फेज सिस्टम होते हैं इनमें एक प्रॉब्लम होती है। इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि दे ऑलवेज रिक्वायर द फ्यूचर वैल्यूज। इफ यू सी एट दिस फंक्शन, सो दिस फंक्शन इट रिक्वायर्स अ वैल्यू फ्रॉम द फ्यूचर। इस वजह से दे आर नॉट प्रैक्टिकल, दे आर नॉट रियल वर्ल्ड सिस्टम्स। इसके लिए हमें इनको कॉजल बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि वी शिफ्टेड बाय द नंबर ऑफ जीरोस, जितनी भी आपको उसको राइट पे शिफ्ट करना पड़े कि वो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है दैट कम्स एट 0 रादर देन एट अ नेगेटिव वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये वाला सिस्टम था which had a value at 0, which had a value at 1, which had a value at -1, इसको हम शिफ्ट इस तरीके 4 to 2, so we'll right shift it so that हमारे पास सिग्नल जो है वो इस तरीके से आ जाए। ठीक है, इस तरीके से किस वजह से आ जाए, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो कॉजल बन जाए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी वैल्यूज फ्रॉम द फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, अब इससे आपके सिस्टम के साथ क्या होगा? रिमेंबर कि जब आप टाइम डोमेन में अपने सिग्नल को राइट शिफ्ट करते हैं तो दैट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय एन एक्सपोनेंशियल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो अगर मैं उसको दोबारा से लिखूं, आई कैन राइट इट डाउन एज 4 cos of omega and that gets multiplied by e raised to power minus j omega। ठीक है, जो कि था which is shifted by 1। अगर इसको मुझे 2 टाइम्स शिफ्ट करना पड़ता तो आई वुड हैव written it down as e raised to power minus 2 j omega। अगर 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 25 टाइम्स, तो मुझे उसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंगली e raised to power minus j n omega लिखना पड़ता
where n is the number of shifts that I have to do in the time domain. So now that this function, I have written it down like this. This is my h of e raised to power j omega. इसमें now remember कि जो हम imaginary functions, imaginary complex numbers के बारे में कहते हैं कि it always has a real number, a real part, and then it has the imaginary part. ठीक है, so just looking at this, I can very easily say this is my real part and this is my imaginary part. ठीक है, so I can say कि my r is 4 plus 4 cos of omega and my theta is minus omega. So I can write this down as r e raised to power j theta. ठीक है, is everybody with me up to this point? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let me just make it even more generic. Generic इस तरीके से कि अगर मैं इसे कहूँ कि अगर मुझे अभी तो मैंने इसे सिर्फ शिफ्ट बाय 1 किया था ना, 1 शिफ्ट करने का मतलब है कि I had multiplied this thing by 1. सर ठीक है, अगर मैं इसे 2 से शिफ्ट करूंगा तो I'll write it down as minus 2 मेगा. अगर मैं इसे अल्फा टाइम्स शिफ्ट करूंगा तो I'll simply write it down as ठीक है, दिस इज जस्ट जेनेरिक फॉर्म कि irrespective कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज द नंबर ऑफ शिफ्ट्स दैट आई हैव टू गिव. वेट दिस सर आई एम ट्राइंग टू से समथिंग. जी प्लीज एतजाज बोलिए. ये जो 4 plus 4 cos omega times नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, इसमें ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा ये cos माइनस जे साइन बन जाएगा. तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर रियल और इमेजिनरी डिफरेंट नहीं हो जाएंगे? रियल अब भी आप सही कह रहे हैं कि देखें अभी आपने e raised to power j omega के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना, which is basically the shift that has been given in the time domain. जब आपने टाइम डोमेन में उसे 1 का शिफ्ट दिया तो e raised to power j omega से मल्टीप्लाई हो गया, 10 का शिफ्ट दिया तो e raised to power minus 10 omega minus j 10 omega से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So अब इस वाले के अंदर we have two portion where the real part we have the imaginary part. Real part ये जिस तरीके से हम लोग लिखते होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को r e raised to power j थीटा, तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया कि आई कैन वेरी क्लियरली से कि ये j थीटा वाली टर्म कौन सी है और रियल वाली टर्म कौन सी है. रियल वाली टर्म मुझे पहले से पता थी which was 4 plus 4 cos of omega, और जो इमेजिनरी टर्म है जो कि थीटा वाली टर्म है आई कैन सेपरेट इट एज माइनस ओमेगा. ओके ठीक है. जी सर. अच्छा, यहाँ तक अगर इफ एवरीबॉडी इज क्लियर तो आई कैन गो अहेड एंड टॉक अबाउट द ग्रुप डिले. ठीक है, ग्रुप डिले इज जो कि हमने इससे पहले डिफाइन किया था ऑफ ओमेगा व्हिच इज माइनस b बाय d ओमेगा ऑफ एंगल ऑफ h e raised to power j ओमेगा. ठीक है, अब मैं इसमें एंगल वाली वैल्यू पुट करता हूं जो कि ये वाली है which is this one. So what do I get? So the answer is minus alpha plus alpha. Negative cancel हो जाए. oh ठीक है. अच्छा, now just remember this thing कि मैंने जितनी भी alpha is basically the number of shifts in the time domain जो मैंने अपने फिल्टर को दी थी टू मेक इट कॉजल. ठीक है, और ग्रुप डिले में भी वही आंसर आया है. ठीक है, तो फॉर एन इवन सिमेट्रिक फंक्शन अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं टू मेक इट कॉजल, जितने नंबर से आप इसको शिफ्ट करेंगे आपका ग्रुप डिले भी उतने ही नंबर का आएगा. सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स कि अल्फा से आपने टाइम डोमेन में शिफ्ट किया तो उसका ग्रुप डिले भी 25 आएगा. नाउ व्हाट इज ग्रुप डिले? ग्रुप डिले इज कि जब भी आपने एक सिग्नल को x of n को h of n के साथ कन्वॉल्व किया, नाउ डिपेंडिंग अपॉन h of n कि उसका ग्रुप डिले क्या था, इट इज गोइंग टू डिले द फ्रीक्वेंसीज जो कि उसको x of n में आ रही हैं. ठीक है, तो जो x of n पे जो भी फ्रीक्वेंसीज आ रही थी उनको वो उतने सैंपल्स डिले कर देगा. ठीक है, अब हमने देखा कि अगर हमारे पास इवन सिमेट्रिक फंक्शन हो तो इट हैज़ अ फिक्स्ड ग्रुप डिले विच इज जो भी है अल्फा है, 25 है, 10 है, जो भी आता है.
इसका मतलब है कि वो सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज को जो कि इनपुट पे आ रही हैं उनको उतने ही टाइम्स, उतने ही सैंपल्स डिले कर देगा। सही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप IAR फिल्टर्स को देखेंगे, FIR फिल्टर्स का हमेशा जो हम ड्रॉ करके देखते हैं कि FIR फिल्टर्स का ग्रुप डिले वगैरह जो होता है हमेशा दैट इज कांस्टेंट बिकॉज दे आर इवन सिमेट्रिक फंक्शंस, जबकि जो IAR फिल्टर्स होते हैं उनका जो ग्रुप डिले होता है दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी वजह से जो अगर आपको याद हो, जब हमने आपको स्लाइड्स पे सिग्नल दिखाया था, वो हमने दिखाया था कि जब उसका ग्रुप डिले डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को डिफरेंटली डिले करना शुरू कर देता है। आई नो इट इज गेटिंग अ बिट कॉम्प्लेक्स, सो लेट्स rather than me telling you more things, let me show you. So let's simply take this signal. मैंने अभी MATLAB की स्क्रीन खोल ली है। Is this screen visible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's first plot this. ठीक है, this is what is called a chirp signal. What a chirp signal is कि ये एक सिग्नल जनरेट करता है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज। तो आपके पास एक टाइम डोमेन का सिग्नल आ जाता है जो कि डिफरेंट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज का जो है ना वो उसको प्लॉट कर देता है। तो लेट मी सी कि मेरे पास ये सिग्नल आया। ठीक है, एज यू कैन, इफ द स्क्रीन इज विजिबल, यू कैन सी फ्रॉम द स्टार्ट के ये 2 सेकेंड्स का सिग्नल आया है, जिसमें शुरू में फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लो है और आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, इट इज स्टार्टिंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं एक स्पेसिफिक कट ऑफ का फिल्टर बनाना चाहता हूँ। आई विल मेक एन IAR फिल्टर, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, आई विल मेक एन FIR फिल्टर, और हर एक की मैं टैप को, नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स को फिक्स करूँगा, एंड देन आई विल शो यू कि इसका ग्रुप डिले क्या होना चाहिए फॉर एन FIR फिल्टर और IAR फिल्टर, उसके रिस्पॉन्स में आपके पास आउटपुट पे क्या आ रहा है। ठीक है, लेट मी स्टार्ट दी FDA टूल। सो वी नो कि हम FDA टूल के थ्रू इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोज। सो ये FDA टूल मेरे पास विजिबल हो गया। ठीक है, ऑल दैट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड वैल्यूज जो कि इसकी पहले से गिवन है, एंड आई एम गोइंग टू से कि अच्छा एक लो पास फिल्टर बना के दो, एक FIR फिल्टर बना के दो, और मिनिमम ऑर्डर का बना के दो। ऑर्डर का मतलब है कि कितने कोफिशिएंट्स का फिल्टर बनाएगा, किस ऑर्डर की उसकी डिफरेंस इक्वेशन बनेगी, एंड आई सिंपली से कि अच्छा जो मेरे पास स्टॉप बैंड है उसमें 80 dB तक उसको जो है वो आप रिड्यूस कर दें, और ये मैंने उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज दे दी कि ये वाली कट ऑफ है फॉर पास, जिन फ्रिक्वेंसीज जहाँ तक फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा उससे आगे की फ्रिक्वेंसीज को वो स्टॉप कर देगा। एंड लेट्स सी कि वो डिज़ाइन करके मुझे देता है फिल्टर। ये उसने मुझे फिल्टर डिज़ाइन कर दिया जहाँ पे उसने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट शायद 11 to 12 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसीज से आगे जो हैं उनको वो जो है वो डैम्पन कर रहा है, उनको वो फिल्टर आउट कर रहा है, उससे पहले की फ्रिक्वेंसीज को वो पास कर रहा है। ठीक है, दिस इज सिंपली माय, यू कैन सी कि दिस इज माय मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ माय फिल्टर। अब मैं इसका देखना चाहता हूँ फेज रिस्पॉन्स क्या आता है। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया फिल्टर फेज रिस्पॉन्स क्या आता है, मैं इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। जस्ट लुक एट इट कि दिस इज अ इवन सिमेट्रिक फंक्शन, लेकिन इवन सिमेट्रिक फंक्शन जो कि विच इज एट द मिडल, जिसकी राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं एग्जैक्टली वही कॉपीज हैं ऑन द लेफ्ट साइड। एंड हाउ मेनी ऑर्डर्स does this function this filter has, or how many coefficient this filter has? 50. अब उन 50 को कॉजल बनाने के लिए इस इवन सिमेट्रिक फंक्शन को राइट शिफ्ट कर दिया है बाय 25 ताकि ये कॉजल फिल्टर है। ठीक है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन सेंटर्ड अक्रॉस 0, तो इसको कॉजल बनाने के लिए इसको राइट पे शिफ्ट कर दिया है बाय नंबर 25, क्योंकि 50 इज द कोफिशिएंट, सो 25 टाइम्स इसको राइट पे शिफ्ट कर दिया। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द ग्रुप डिले, रिमेंबर इसका ग्रुप डिले शुड बी अल्फा। अल्फा इज द नंबर ऑफ शिफ्ट्स दैट वी हैड गिवन इट इन द टाइम डोमेन, so alpha should be 25. So this is on the top, you can see this is the group delay response. If I go to this one, I get a fixed group delay which is 25, fixed line. What does that mean कि अगर आप input पे से 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देंगे उसको वो 25 सैंपल्स डिले करेगा और आउटपुट पे दे देगा। 10 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो उसको 25 सैंपल्स डिले करेगा और आउटपुट पे दे देगा। 20 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो उसको भी 25 सैंपल्स डिले करेगा और आउटपुट पे दे देगा। ठीक है, फॉर एवरी इनपुट फ्रीक्वेंसी इट इज
going to delay it by 25 samples and give it at the output. ठीक है, I hope this is quite clear. Now let's look at IAR filter कि IAR filter में क्या होता है. ठीक है, I'm again going to say कि अच्छा मेरे पास मिनिमम ऑर्डर का IAR फिल्टर बना के दो, एक लो पास फिल्टर बना के दो, वही कट ऑफ, वही स्टॉप फ्रीक्वेंसीज हैं, वही जितनी एटेन्यूएशन मैं इसको देना चाहता हूँ, एंड आई सिंपली से कि मुझे IAR फिल्टर बना दो. नाउ लेट्स लुक एट कि इसका ऑर्डर क्या बनाएगा. ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है ना ऑर्डर, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. आई वांट टू सी कि इसका ऑर्डर क्या है, विच इज 8. अगर मैं इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देखूं तो इट इज डेफिनेटली नॉट इवन सिमेट्रिक. ठीक है, अगर इवन सिमेट्रिक नहीं है दैट मीन्स कि जो हमने कहा कि इसका ग्रुप डिले जो है वो अल्फा होना चाहिए विच शुड बी फिक्स्ड. अब इसका ग्रुप डिले विल बी वेरिंग, इट विल बी अ वेरिएबल नंबर. सो इफ आई लुक एट द ग्रुप डिले you can see what it is a very varying kind of a signal. So what does this mean? कि अगर इसकी 5 हर्ट्ज की किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी उसको तो वो डिले करेगा बाय 4 सैंपल्स, लेकिन अगर उसके पास 9 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसको वो डिले करेगा बाय ऑलमोस्ट 60 सैंपल्स. अगर उसके पास 7 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसको वो डिले करेगा बाय 10 सैंपल्स. ठीक है, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया कि इनपुट में जो फ्रीक्वेंसीज आ रही थी उनको डिफरेंट नंबर के साथ उसने उसको डिले करना शुरू कर दिया, एंड दैट इज अ वेरी अनवांटेड रिस्पांस. वी वांट कि अगर आपके पास वो डिले कर रहा है, आई नो कि ये 25 सैंपल्स डिले करेगा, आई एम परफेक्टली फाइन विद इट, आई कैन मेक माय सिस्टम रन 25 सैंपल्स इन डिले. लेकिन अगर उसका सैंपल उसका रिस्पांस डिफरेंट आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, सो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी. आई कैन नॉट डिजाइन अ सिस्टम जो कि कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा हो. ठीक है, ऑल्दो इसी वजह से IAR सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. ऑल्दो दे रिक्वायर लेस नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, सिर्फ 8 कोएफिशिएंट्स चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. इट्स मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्रुप डिले, बिकॉज इट हैज़ अ वेरिएबल ग्रुप डिले, अब मैं एग्जैक्टली इन फिल्टर्स को यूज़ करना इतना आसान नहीं होता. अच्छा, अब पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि अच्छा मैंने फ़िल्टर डिज़ाइन तो कर दिया, अब मेरे पास इस फिल्टर की वजह से मेरे पास आउटपुट क्या आती है. ठीक है, so what I can do, I can go and export the coefficients of this filter. ठीक है, जो भी ये बता रहा है कि मुझे 50th ऑर्डर की डिफरेंस इक्वेशन इसने बनाई है, so I can go ahead and export the coefficient by just going into file menu, export and export as coefficients and export. ठीक है, it says variable has been exported to workspace, so I go to MATLAB and I get a new variable which is num. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्लॉट करके देखता हूँ. प्लॉट लेट्स से फिगर प्लॉट एंड आई वांट टू प्लॉट द फिल्टर num, 1, x. होपफुली आई हैव गॉट दीस थिंग्स राइट. तो मैंने सिंपली किया ये कि सिग्नल को फिल्टर किया और इसको मैं प्लॉट करके देखता हूँ. ठीक है, रिमेंबर दिस वाज एन FIR फिल्टर जिसमें उसने एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को कट से आगे जितने भी सिग्नल थे उनको कट ऑफ कर दिया, और उससे पहले का जो सिग्नल था उसको एक स्पेसिफिक नंबर का डिले दे दिया विच इज 25. ठीक है, अच्छा दिस लुक्स क्वाइट अंडरस्टैंडिंग कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसने उससे आगे के सिग्नल को कट ऑफ कर दिया. नाउ लेट मी सी कि मैं IAR फिल्टर को लेता हूँ, जो मैंने IAR फिल्टर के थ्रू फिल्टर डिजाइन किया था, और इसके कोएफिशिएंट्स को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ. एक्सपोर्ट द कोएफिशिएंट एंड वैल्यू इज बाय G. अब ये जो वेरिएबल हैज बीन एक्सपोर्टेड टू वर्कस्पेस, लेट मी गो इनटू द वर्कस्पेस एंड द न्यू वेरिएबल इज G. ये वाला वेरिएबल है, आई एम गोइंग टू यूज दिस वेरिएबल, आई एम गोइंग टू से कि अब मुझे जो है वो फिल्टर करके दो विद दिस वेरिएबल. हैव अ लुक एट इट. इसने क्या किया है कि शुरू की कुछ फ्रिक्वेंसीज को उस तरीके से पास किया, स्पेसिफिकली यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसीज थी इनको उसने जंबल अप करना शुरू कर दिया कि जो राइट पे थी उनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट पे जो थी उनको राइट पे शिफ्ट कर दिया, एंड दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द ग्रुप डिले. ठीक है, जो इसका जो कि वेरिएबल किस्म का ग्रुप डिले था, इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड तरीके से बुक में वो जो एग्जांपल है जिसमें उसने 3 फ्रिक्वेंसीज को जनरेट किया है उसके थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है. इसलिए आई होप जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं दे आर
अंडरस्टैंडेबल इनफ, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद द ग्रुप डिले। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से कि मैं FIR फिल्टर बनाता हूँ और इसका मैं ऑर्डर स्पेसिफाई करता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि अच्छा यार ये 10th ऑर्डर का ही मुझे बना के दो, रादर देन पहले मैंने क्या कहा था कि मुझे जो फिल्टर बना के देना है आपने वो मिनिमम ऑर्डर का बना के देना है, उसने मुझे 50th ऑर्डर का बना के दिया था। अब मैं इसे ऑटोमेटिकली कह रहा हूँ कि यार मुझे सॉरी इसको मैंने 80 देना था ताकि उसको स्टॉप करे। तो ये मुझे उसने फिल्टर डिजाइन करके दिया, ठीक है। अगेन दिस इज एन इवन सिमेट्रिक फिल्टर विच हैज ऑर्डर ऑफ 10, ठीक है। ऑर्डर 10 का क्या मतलब है कि इसका ग्रुप डिले क्या आना चाहिए? कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी कि अगर ये 10th ऑर्डर का फिल्टर है तो इसका ग्रुप डिले क्या आना चाहिए? से अगेन 5, बिल्कुल 5 आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दीज आर द नंबर ऑफ शिफ्ट्स दैट आई हैव टू गिव टू माय फिल्टर टू मेक इट कॉजल, ठीक है। तो अब मैं इसका जाके ग्रुप डिले देखता हूँ एंड द ग्रुप डिले इज एग्जैक्टली 5, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसका पोल जीरो प्लॉट भी देख सकता हूँ। आई कैन सी कि इसके पोल्स और जीरोस कहाँ पे आ रहे होंगे, एग्जैक्टली यूनिट सर्कल के अंदर आ रहे होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का आप कुछ चीज़ों का हम इससे पहले भी FGA डिज़ाइन टूल में देख चुके हैं और इनको भी आप काफ़ी डिटेल से इनको देख सकते हैं। लेट्स से इसमें क्या आता है। अच्छा, इसी तरीके से आप IAR फिल्टर को भी देख सकते हैं, उसके फिल्टर्स कहाँ पे आते हैं एंड यू कैन। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी थी कि हम लेट्स से स्पेसिफाई करते हैं कि 10th ऑर्डर का बना है। अगर मैं इसे 11 ऑर्डर कहता हूँ तब क्या होगा? अगर मैं इसे ऑड नंबर देता हूँ, पहले तो मैंने देखा 10, 50, 20 जो भी मैं देता हूँ, अगर मैं इसे 11th ऑर्डर का दूंगा तो मेरे पोल जीरोस कहाँ पे आएंगे? पोल्स कहाँ पे आएंगे? अच्छा, रिमेंबर हमने कहा था कि पोल्स जो हैं वो हमेशा उसमें आ रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की टर्म्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास इवन होंगे तो वो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की टर्म में आ रहे होंगे, लेकिन जब आप उसे ऑड नंबर दे देते हैं तो उसके पास जो 10 के 10 हैं वो तो उसी में आएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, और जो 11th वन है दैट विल कम डायरेक्टली ऑन द रियल एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो आया है दैट हैज कम ऑन द रियल एक्सिस, दिस इज द 11th पोल, ठीक है। जब आप उसे ऑड नंबर ऑफ कोफिशिएंट बनाने को कहते हैं तो वो जो 11th कोफिशिएंट है, 10 कोफिशिएंट्स तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएंगे, जो कि 11th है दैट विल कम ऑन द रियल एक्सिस। ओके, आई हैव स्टॉप्ड द स्क्रीन शेयरिंग। अभी तक जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, आज की जो चीज़ें पढ़ी हैं, इनमें से एनी क्वेश्चन? Yes, sir, many questions. जी हुजामा, सो मेनी क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन? सर आपने जो इनफाइनाइट IAR का जो बनाया है रिस्पॉन्स जो फंक्शन फिल्टर है, उसमें आपने क्या 8 हैं हमारे पास कोएफिशिएंट्स, लेकिन IAR में तो इनफाइनाइट होने चाहिए। सॉरी, उसके आपका क्वेश्चन ये है कि उसके कोफिशिएंट्स इनफाइनाइट होने चाहिए। यस सर। उसके कोफिशिएंट्स इनफाइनाइट नहीं होते, उसका रिस्पांस इनफाइनाइट होता है। IAR से बनता क्या है? इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। जी, उसका इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस होता है, ठीक है। उसके कोफिशिएंट्स इनफाइनाइट नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमने कहा था ना कि x ऑफ n प्लस a इंटू एक्स ऑफ n माइनस 1 अगर आप कर दें तो बेसिकली ये वही है कि आपने माइक के सामने स्पीकर रख दिया, ठीक है। ऑल्दो स्पीकर से उसकी आवाज़ थोड़ी सी अगर हम अटेनुएट भी कर दें, लेकिन वो आपकी ओरिजिनल वॉइस के अंदर ऐड होना शुरू होगी और एकदम से जो है वो उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। हालांकि कोफिशिएंट तो एक ही रखा, ठीक है। तो उसका इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस होता है, उसका रिस्पांस इनफाइनाइट है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोफिशिएंट्स आपको इनफाइनाइट नहीं चाहिए। यही तो फ़र्क होता है FIR और इनफाइनाइट IAR में, कि फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस में आपको कोफिशिएंट्स, नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं फॉर द सेम कट ऑफ,
जबकि आप इनफाइनाइट पे जब जाते हैं तो आपको लेस नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स चाहिए होते हैं. तो इट्स मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट, लेकिन इट्स मच मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द IAR फिल्टर्स. इसकी जो एक एग्जांपल हमने देख ली कि उसके जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज सॉरी ग्रुप डिले है, दैट कैन कॉज अनवांटेड आर्टिफैक्ट्स इन योर सिग्नल. ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा मसला है. दूसरा, वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो सकता है, थोड़ी सी गलत इनपुट आई एकदम से वो सैचुरेट हो जाएगा. ठीक है, तो इसी वजह से फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मच मोर मनी इन टर्म्स ऑफ के ज़्यादा नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स के थ्रू जो डिफरेंस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर मनी ऑन दैट इन टू कंपनसेट फॉर द इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, के लेस नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स को यूज़ करें. ठीक है, दैट्स व्हाई FIR फिल्टर्स को ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है एज कम्पेयर टू IAR फिल्टर्स. ये एक सवाल. अदर क्वेश्चन? यस सर, एज अ सेकंड क्वेश्चन के सर, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ड्रिप डिले है 25 का है, तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको 25 नेगेटिव साइड पे डिले दे सकते हैं. अब बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन बात ये ना, ये तो आपके फिल्टर का रिस्पॉन्स आया ना. ठीक है, तो अब मुझे आउटपुट पे पहले से ही पता है कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ सैंपल एट 0, आई एम एक्सपेक्टिंग अ सैंपल एट 25. ठीक है, 0 से 25 तक आई नो कि मेरे पास जो है वो सिग्नल नहीं आ रहा होगा. 25 के बाद मेरे पास सिग्नल आना शुरू होगा. सो एज लॉन्ग एज आई नो कि इट्स अ फिक्स्ड डिले, आई एम परफेक्टली हैप्पी विद इट. लेकिन अगर हम लोग को ये ना पता हो कि यार 25 सैंपल्स बाद एक्चुअल आउटपुट आनी है या 30 सैंपल्स बाद आनी है, या एक दफ़ा 25 सैंपल्स बाद एक्चुअल आ जाती है, एक दफ़ा 30 सैंपल्स के बाद आती है, सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. राइट. एंड सर, जो आपने फिल्टर डिजाइन ओपन किया था उसमें जी काफी, अगर हम FIR के अंदर फिल्टर डिजाइन करें तो कई दफा ऐसे होता है कि यूनिटी सर्कल से बाहर भी आ जाते हैं हमारे पास पोल्स एंड जीरोस. आपने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए. जीरोस का मसला नहीं होता, मसला पोल्स का होता है. जीरोस जा सकते हैं बाहर. जी, जीरोस जा सकते हैं, जीरोस का मसला नहीं होता, मसला पोल्स का होता है. और रिमेंबर कि हम लोगों ने जीरोस के बारे में तब हम ज़्यादा वरीड होते हैं जिस वक्त हमने इन्वर्स फिल्टर बनाना हो. अगर आपने इन्वर्स फिल्टर बनाना हो तो उस वाले केस में यू बी वरीड अबाउट जीरोस के वो भी यूनिट सर्कल के अंदर हो, बिकॉज यू नो कि जब मैं इसका इन्वर्स फिल्टर बनाऊंगा तो जो जीरोस थे अभी वाले फिल्टर में वो इन्वर्स फिल्टर में पोल्स बन जाएंगे. अगर वो यूनिट सर्कल के अंदर ना हुए तो मुझे मसला आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, शुरू की कुछ क्लास में हम लोगों ने ये करके दिखा था कि FDA टूल में ना पोल जीरो प्लेसमेंट की ऑप्शन भी है कि आप पोल जीरोस को ना खुद प्लेस कर सकते हैं. दैट अलाउज यू कि आप पोल जीरोस को जो है वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे प्लेस कर दें और उससे फिर आप अपने कोएफिशिएंट्स को जनरेट करें. यस सर. अच्छा हुजामा, एक मिनट हुजामा, इफ आई कैन आस्क यू टू पॉज फॉर अ मिनट, because I want to give chance to other students to ask questions as well. अगर तो किसी और का कोई क्वेश्चन ना हुआ तो फिर हम दोबारा से आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे. एंड माइंड यू प्लीज, अटेंडेंस पोल इज ऑन, अटेंडेंस लगा दीजिएगा उसके ऊपर. कुछ लोगों ने तो क्लास में आने से पहले ही अटेंडेंस लगा दी थी, तो आप लोग भी जो आए हुए हैं प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिए. एनीबडी एल्स इफ यू हैव अ क्वेश्चन? नो सर. वरना आपको हुजामा के मजीद सवाल सुनने पड़ेंगे. नहीं सर, हम छोड़ के चले जाएंगे, ये पूछता रहे. नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो शायद आप किसी एक बंदा किसी जगह पे फंसा हुआ है तो वो पूछ लेता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है. एनीबडी एल्स हु हैव अ क्वेश्चन? अदरवाइज हुजामा प्लीज. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है कि सर, जो हमने लैब में पॉलीफेज फिल्टरिंग की थी उसमें जो इंटरपोलेशन है उसका एल्गोरिथम जो है वो सही तरह समझ नहीं आ रहा था. बुक में भी प्रॉपर नहीं गिवन था. बुक में क्या नहीं गिवन था? एब्स्ट्रैक्ट गिवन है, एल्गोरिथम नहीं गिवन. एब्स्ट्रैक्ट गिवन है और एल्गोरिथम नहीं गिवन. उसमें सिंपली यार, चले ठीक है, वी कैन टेक दिस थिंग मे बी ऑफलाइन. मैं आप लोगों को
जिस तरीके से यार डेसिमेशन में सिंपली हो रहा होता है कि फॉर एवरी 4 सैंपल यू आर गेटिंग 1 आउटपुट, इस वाले केस में ये हो रहा है कि फॉर एवरी 1 सैंपल इनपुट आपके पास 4 सैंपल्स एज एन आउटपुट आ रहे होते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ से आप इंटरपोलेट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ आउटपुट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ इधर ताकि ये क्वेश्चन ओपन ना रहे कि जब आप डेसिमेशन कर रहे होते हैं यूजिंग पॉलीफेज फिल्टरिंग तो आपके पास स्विच जो है वो लेफ्ट साइड पे लगा होता है। ठीक है, सो व्हाट इट इज़ डूइंग के एक पहली इनपुट लेता है, पहला इनपुट सैंपल लेता है, वो एक फिल्टर को देता है, फिर अगला सैंपल लेता है, वो दूसरे फिल्टर को देता है, फिर तीसरा लेता है, तीसरे फिल्टर को देता है। सो दी स्विच इज़ वर्किंग लाइक दिस। ठीक है, पहला सैंपल या पहले फिल्टर को दिया, दूसरे फिल्टर को दिया, तीसरे फिल्टर को दिया, चौथे फिल्टर को दिया, अगेन 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। ठीक है, इस तरीके से चालू होता है। जबकि पॉलीफेज इंटरपोलेशन में यही वाला फिल्टर जो होता है वो आउटपुट पे लगा होता है, जो भी इनपुट पे आ रहा होता है दैट ऑल इनपुट गोज टू ईच फिल्टर। जबकि आउटपुट पे क्या हो रहा होता है कि आउटपुट पे वो फॉर एवरी 1 सैंपल दैट यू गेट एज एन इनपुट यू टेक 1 सैंपल आउट, सेकंड सैंपल आउट, थर्ड सैंपल आउट, फोर्थ सैंपल आउट। फॉर नेक्स्ट इनपुट टेक 1 सैंपल, सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल एज एन आउटपुट। इस तरीके से वो आउटपुट कर रहा होता है कि फॉर एवरी 1 इनपुट सैंपल L number of outputs on the output samples. ठीक है हुजामा, is it clear? Yes sir. चलें, good है। Anybody else if you have a question? Otherwise क्योंकि lab start हो रही है syndicate B की, तो I have to go there. No sir. Then I'll stop the recording.